हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल वंस अगेन। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं कुछ बहुत ही फेमस पोएम्स इंग्लिश की, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में इंक्लूड की गई है। और उनमें से जो फर्स्ट पोएम आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है विलियम शेक्सपियर की शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। अभी जो पर्टिकुलर पोएम है ये क्या है, एक सोनेट है। इट इज़ अ सोनेट एंड इट इज़ सोनेट नंबर 18। व्हाट इज सोनेट नंबर 18? कि जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने टोटल ना 154 सोनेट्स लिखे थे। अब 154 सोनेट्स में से जो सोनेट 18 है उसका नाम है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। अब ऑफकोर्स टाइटल से ही हमें कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रही है। दी मतलब ही इज रेफरिंग टू समवन। किसको रेफर कर रहा है ये हम लोग आगे बात करेंगे। अब विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे थे, ये बात आपको क्लियर है। अब 154 जो सोनेट्स है ना उनमें से 1 to 126 जो सोनेट्स हैं वो एक फेयर यूथ को रेफर किए गए हैं। ये उनका मेल फ्रेंड पैटर्न, ठीक है। तो जो सोनेट नंबर 18 है वो इस फेयर यूथ के बारे में ही है। और 127 to 154 जो सोनेट्स है वो एक डार्क लेडी को रेफर किए गए हैं। और ये जो फेयर यूथ की बात हो रही है ना, तो ये माना जाता है कि हेनरी रॉड्सले नाम का कोई पर्सन था जो इनका पैटर्न था, तो उसी को ये रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो 154 सोनेट्स हैं ये 1609 में क्या किए गए थे, पब्लिश किए गए थे। ठीक है, 1609 में ये पब्लिश हुए थे। और इनको पब्लिश पता है किसने किया था? एक पर्सन था, थॉमस थॉर्प नाम का। याद रखना आप लोग, ये थॉमस थॉर्प ने इनको पब्लिश किया था 1609 में। अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। मेनली मैं आपको ना एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि ये सोनेट है, ठीक है। अब आप लोगों को पता ही होगा कि सोनेट क्या होता है। सोनेट क्या होता है? सोनेट एक पोएम होती है कितने लाइन्स की? 14 लाइन्स की। और मेनली ना हम इनको लिरिकल पोएम्स मानते हैं, मतलब पोएम्स दैट कैन बी संग, जिनको गाया जा सके। तो 14 लाइन्स की ये पोएम है एक। और इसकी राइम स्कीम क्या है? शेक्सपियरियन सोनेट की ना आप लोग राइम स्कीम याद रखना। इसकी राइम स्कीम क्या होगी? AB AB, CD EF एंड GG। ठीक है, 3 क्वाट्रेंस होते हैं और एक कपलेट होता है। अब हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, thou art more lovely and more temperate। शैल आई कंपेयर दी यहाँ पे किसको बोल रहा है? अपने उस फ्रेंड को, कि क्या मैं तुमको एक समर्स डे से कंपेयर करूं? thou art more lovely and more temperate। स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और सेकंड लाइन में खुद ही उसका आंसर दे रहे हैं। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या हो गया? एक रिटोरिकल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कंपेयर करने की कोशिश कर, फिर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है, मैं तुम्हें कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। thou art more lovely and more temperate, कि तुम जो हो वो ज़्यादा लवली हो, ज़्यादा टेम्परेट हो। अब किससे कंपैरिजन कर रहा है? समर से। ठीक है, तो पहले तो बोल रहा है कि मैं समर से कंपेयर करूं, फिर बोल रहा है कि नहीं नहीं तुम तो ज़्यादा लवली हो, ज़्यादा टेम्परेट हो। अब टेम्परेट का मतलब क्या होता है? न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, मतलब कि एक बैलेंस बनाए हुए रखना। तो वो ये बोल रहा है। रफ विंड्स टू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। अभी जो थर्ड लाइन है वो क्या बोल रही है? कि जो रफ विंड्स होती हैं, ठीक है, समर सीजन में जो रफ विंड्स चलती हैं, जो गर्म हवाएं चलती है, वो डार्लिंग बर्ड जो फ्लावर्स होते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, उनको शेक कर देती है, हिला देती हैं, गिरा देती हैं। तो यहाँ पे वायलेंस का सिंबल दिख रहा है हमको। ठीक है, तो जो फ्लावर्स होते हैं वो उन रफ विंड्स की वजह से क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग ना लिटरेरी डिवाइसेस भी साथ ही में करते हुए चलेंगे, तो यहाँ पे हमें पर्सोनिफिकेशन देखने को मिल रहा है। जब हम इन एनिमेट चीज़ों को क्वालिटी दे देते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो रफ विंड्स हैं वो किसको हिला रही हैं, किनको गिरा रही हैं? डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे को। तो यहाँ पे हमें पर्सोनिफिकेशन देखने को मिल रहा है। फोर्थ लाइन क्या है? एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट ए डेट, कि समर की जो लीज है, ठीक है, समर की जो लीज है। अब लीज क्या होता है? जैसे हम लोग कहीं पे रूम रेंट पे लेते हैं तो
वो एक लीज़ हो गई कि मैं 12 महीने के लिए मैं ये रूम रेंट पे ले रहा हूँ, तो एक लीज़ हो गई कि 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम। तो समर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत छोटा होता है, टू शॉर्ट है डेट, ठीक है, मतलब कि समर इज़ टू शॉर्ट। और मैं तुम्हें तो जल्दी मरने दे नहीं सकता, मैं तुम्हारे बारे में से बोल ही नहीं सकता दैट यू आर लाइक अ समर, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें समर से कंपेयर कर दिया तो ऑफ कोर्स मैं ये चीज़ इंडिकेट कर रहा हूँ दैट यू विल सून डाई, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेविटी को सिंबलाइज कर रहा है कि जो समर है वो छोटी होती है, इसलिए मैं तुम्हें उससे कंपेयर नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, समटाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स एंड ओफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, कि कई बार क्या होता है, टू हॉट बहुत गर्म, आई ऑफ हेवन यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, सन के लिए, कि कई बार जो सन है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, हमें बहुत गर्मी लगती है, बहुत तेज चमकता है। एंड ओफन इज इज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, और कई बार क्या होता है जब क्लाउड्स आ जाते हैं ऊपर तो वो जो सन है वो छिप जाता है, तो कई बार तो बहुत हॉट रहता है, कई बार डिम हो जाता है, धुंधला हो जाता है। तो यहाँ पे मेटाफर का यूज हुआ है, आई ऑफ हेवन किसके लिए बोला गया है, यहाँ पे सन के लिए बोला गया है, ठीक है, मतलब कि इनकंसिस्टेंसी है। समर कई बार बहुत गर्म रहता है, कई बार बादलों के पीछे छिप जाता है, तो मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता, तुम्हें इन चीज़ों से कंपेयर नहीं कर सकता। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस बाय चांस और नेचर्स कोर्स अनट्रिम्ड, और एवरी फेयर, यहाँ पे देखो दो फेयर यूज हुए हैं, फर्स्ट फेयर का मतलब है कि एवरी फेयर पर्सन, ठीक है, हर जो फेयर पर्सन होता है, फ्रॉम फेयर, सेकंड फेयर का मतलब हम ब्यूटी से लेके चल सकते हैं कि हर फेयर पर्सन, हर इंसान, उसकी जो ब्यूटी है कभी ना कभी फेड होती ही है, ठीक है, हर चीज़ की ब्यूटी फेड होती है बाई चांस, या तो चांस से हो जाएगी या फिर बाई चांस का मतलब कि कोई एक्सीडेंट हो गया आपके साथ, कोई भी चीज़ हो गई, या फिर नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, या फिर नेचर के साथ धीरे धीरे, अब होता ही है ना, बचपन से हम लोग यंग होते हैं फिर ओल्ड हो जाते हैं, तो हमारी जो ब्यूटी है वो धीरे 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 फेड होती रहती है। या फिर अगर बीच में हमारे साथ कभी एक्सीडेंट हो गया तो कुछ हो जाएगा, फ्रैक्चर आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, तो या तो चांस से या फिर धीरे धीरे नेचर से, नेचुरल जो प्रोसेस होता है उससे ही जो ब्यूटी है हमारी वो डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाँ, बट द इटरनल समर शैल नॉट फेड, लेकिन तुम्हारी जो इटरनल समर है, किसकी, योर, द यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, उस फेयर यूथ के लिए, कि तुम्हारी जो इटरनल समर है वो कभी भी फेड नहीं होगी। अब यहाँ पे ये जो बट यूज हुआ है ना, बट इज वोल्टा हेयर, वोल्टा क्या होता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है। अभी हम कंपेयर कर रहे थे कि मैं तुमसे इससे भी कंपेयर नहीं कर सकता, इससे भी नहीं कर सकता, इससे भी नहीं कर सकता, अब मैं एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूँ, दैट इज वोल्टा, ठीक है, बट द इटरनल समर शैल नॉट फेड, लेकिन तुम्हारी जो इटरनल समर है ना ये फेड नहीं होगी। नो लॉस पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओवेस्ट, और साथ ही में जो ब्यूटी है तुम्हारी, ठीक है, जो तुम पोजेस करते हो, जो तुम्हारी ही है, उसका पोजेशन भी तुम कभी नहीं खोओगे, ठीक है। अब समर देखो, ये कॉन्ट्रास्ट देखो समर और बिलवड के बीच में, ठीक है, यहाँ पे समर को टेम्परेरी बताया गया है, लीज पे बताया गया है, लीज का मतलब किराएदार है, ये तो इतने टाइम के लिए फिर चली जाएगी, और नेचर वापस ले लेता है, समर को इससे कंपेयर किया। वहीं पे बिलवड को क्या बताया गया है, बिलवड के पास पोजेशन है उस चीज़ का, उसने लीज पे नहीं ले रखा है, साथ ही में परमानेंट है, और नेचर उसको टच भी नहीं कर सकता, ठीक है। नोर शेल डेथ ब्रेक दाउ वेन रेस्ट इन हिज शेड, और साथ ही में जो डेथ है वो अपनी शेड में तुमको नहीं ले जा पाएगा, ठीक है। ब्रेक का मतलब तो ऑफ कोर्स डींग हाँकने वाला, या फिर बहुत ज़्यादा खुद को बड़ा चढ़ा के कि मुझे तो कोई टाल ही नहीं सकता, ठीक है, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो सब लोग ये कि जो डेथ जो कि ये सोचती है कि मैं सब के ऊपर कंट्रोल कर सकती हूँ, सबको ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन जो डेथ है वो तुम्हें कभी भी अपनी शेड में नहीं ले जा पाएगी, ठीक है। when in eternal lines to time thou growest, अब ये इटरनल लाइन्स यहाँ पे किसको रेफर कर रही हैं, पोएम को रेफर कर रही हैं, ठीक है, कि ये जो लाइन्स है ना, ये जो लाइन्स हैं, इन when in eternal lines to time thou growest, that you will grow in these eternal lines, ठीक है, तुम कभी भी डिके नहीं होगे। और जैसे जैसे फ्यूचर में लोग इस पोएम को पढ़ेंगे, तुम्हारे बारे में पढ़ेंगे, तो
क्या करेंगे, जो तुम इमोर्टल हो जाओगे, तुम कभी भी मर नहीं पाओगे, लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। कि जब तक मैन ब्रीद करेंगी और आंखें देखेंगी, ठीक है, तब तक ये रहेगी। ये क्या है यहाँ पे, दिस पोएम दैट आई हैव रिटन एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। और इस पोएम के थ्रू तुम्हें क्या मिलेगी, लाइफ मिलेगी। तुम जिंदा रहोगे, लोग तुम्हारे बारे में पढ़ेंगे, तुम्हारी ब्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। और जब तक ये जो पोएम है ये रहेगी, जब तक ये वर्ल्ड रहेगा, जब तक लोग देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे, सांस लेंगे, तब तक ये पोएम रहेगी और तब तक तुम्हें लाइफ मिलती रहेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे इमेजरी क्रिएट की गई है पूरी, कि मैन की आंखें जो है, मैन जो है देख रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, पोएम पढ़ रहे हैं इधर, और इसी से इसको क्या मिल रही है, लाइफ मिल रही है। ठीक है, कि जब तक देखो ये हिंदी में, जब तक मानव सभ्यता है और लोग पढ़ सकते हैं, यह कविता जीवित रहेगी। ठीक है, ये हाइपरबोली यूज किया गया है। ओके, और विक्ट्री कि वो जो बिलवेड है हमारे, विलियम शेक्सपियर जिनके बारे में लिख रहे हैं, वो जो फेयर यूथ है, तो इस पोएम के थ्रू वो क्या हो चुका है, इमोर्टल हो चुका है। वो कभी भी मर नहीं सकेगा, उसकी ब्यूटी जो है वो कभी भी फेड नहीं होगी। तो आई होप आपको ये जो पोएम है क्लियर हो चुकी है। मैंने मेनली ना ये पोएम इसलिए ली है, ऑफ कोर्स विलियम शेक्सपियर को सब लोग जानते हैं, एंड जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की है वो भी इजी है। बस एक बार ना आप ये जो मैंने ये चीज़ें ली हैं, पर्टिकुलर पॉइंट्स लिए, मैंने पूरे सेंटेंसेस नहीं उठाए हैं कि मैं पूरा का पूरा भर दूँ, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। साथ ही में हर पेज में ना आपको फिगर्स ऑफ स्पीच, पोइटिक डिवाइसेस आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे कौन सा पोइटिक डिवाइस आ रहा है। तो एक बार वापस से इस क्लास को देख लेना। अगर कोई डाउट है कहीं पे, किसी लाइन में, किसी वर्ड में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिएगा। एंड प्लीज़ ऑल्सो लेट मी नो कि नेक्स्ट पोएम मैं कौन सी लूँ, कौन सी पोएम को हम लोग स्टार्ट करें। तो एक बार आप प्लीज़ बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।